और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार 24 अप्रैल से 3,565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान शुरू करेगी, जो 4 महीने तक चलेगा। किसान संपर्क अभियान के शुभारंभ समारोह के संबंध में आज जम्मू में होने वाले प्रोग्राम में उपराज्यपाल भाग लेंगे। कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि किसान संपर्क अभियान यह कृषि उत्पादन मंत्रालय का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पूरे केंद्र शासित प्रदेश में किसानों के सामान्य कल्याण के लिए है। सभी जिलों के लिए 2,400 सहायक कार्यकर्ताओं की पहचान और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 45 निर्देशात्मक वीडियो उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी में तैयार किए गए हैं। कृषि उत्पादन विभाग एक ऑनलाइन कौशल मंच दक्ष किसान लॉन्च करेगा, जो किसानों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता राजन वैद से। राजन, ये किसान संपर्क अभियान जो है, इसका मुख्य उद्देश्य और क्या क्या इसमें शामिल है और किस तरह से किसान इससे जुड़ेंगे और किस तरह से ये इसका जो फायदा है वो जमीन पर उतरेगा? क्योंकि ऐसे कई कार्यक्रम कई बार ऐसा होता है जिससे कनेक्ट नहीं बन पाता, लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में अगर अलग है तो क्यों? बिल्कुल विशाल, जो किसान संपर्क अभियान है उसका मकसद ही यही है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका फायदा जो है वो किसानों को मिल जाए। कुल 18 से 20 ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो किसानों के लिए बनी है, लेकिन सही अवेयरनेस ना होने की वजह से किसानों को उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। और इसके साथ साथ जो लगभग जो है 3565 पंचायत हल्के ऐसे हैं जहां पे ये किसान संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें किसानों को अवगत कराया जाएगा विभिन्न जो स्कीम्स है उसके तहत भी। और जो अब पहले मैनुअल कार्ड होते थे किसान कार्ड, अब उनको तब्दील कर दिया गया है स्मार्ट किसान कार्ड में, वो भी उनको जो है वो बताया जाएगा। और किसानों को जितने भी कोर्सेज, जो नए कोर्सेज आए हैं किसानों के लिए, जो कि स्वास्थ्य जो हमारी यूनिवर्सिटी है खास एग्रीकल्चर के लिए, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, उसके भी कई ऐसे कोर्सेज हैं जिससे किसान काफी फायदा उठा सकते हैं। तो उसके बाबत की अवगत जो है वो किसानों को करवाने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा ताकि किसानों को जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मंडियों के बारे में, कहाँ उनको अपने अनाज की जो वो उगाते हैं उसकी खपत कर सकते हैं, मार्केट तक वो कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह फायदा उठा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों की जो है वो इंफॉर्मेशन देना ही इस किसान संपर्क अभियान का मकसद है। इसका मकसद ये भी है कि आप जितने ऑफिसर्स हैं, जो हुकूमत का अमला है, वो एक संपर्क अभियान चलाएगा 3565 पंचायत हल्कों में। इससे भी हम एक तरह से बैक टू विलेज का ही एक प्रोग्राम मान सकते हैं, उसी तर्ज पे है। और इसमें पंचायत लेवल पे किसानों को जो है अवगत करवाने के लिए, स्कीमों के लिए विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाएंगे। में जिस तरह से हम कहेंगे एक चौपाल टाइप भी होंगी, जिसमें किसानों को इकट्ठा करके ये बताया जाएगा कि ये स्कीम्स हैं, ये फसल बीमा स्कीम है, ये अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको इतना बीमा मिल सकता है। क्योंकि कई स्कीम जो हैं वो यूटी में अब इम्प्लीमेंट हुई हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी जो है वो किसानों के पास नहीं है। तो ये प्रोग्राम कई मायनों में अपने आप में काफ़ी खास होने वाला है। उसमें काफ़ी संख्या में जो जम्मू सूबे के विभिन्न इलाकों से किसान भी होंगे और एलजी मनोज नक खुद इसमें शिरकत करेंगे। जी विशाल। जी, तो राजन, के किसान संपर्क अभियान जो है, आपने बताया कि ये एक तरह का बैक टू विलेज प्रोग्राम है और इससे किसानों को कैसे उनके जीवन में बेहतरी लाई जाए, अलग सरकारी जितने भी स्कीम है उसका फायदा बताते हुए मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए हैं, लेकिन आमतौर से किसान उसका फायदा उठा नहीं पाते क्योंकि इससे बहुत सारी बारीकी या तकनीकी चीजें शामिल होती हैं। तो क्या इसे इस बार खासतौर से किसान संपर्क अभियान में दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, उसकी बारीकियां बताई जाएंगी और कैसे उसको आसानी से आगे किया जा सकता है वो बताया जाएगा?
बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि इस जो प्रोग्राम में इसका मकसद ही यही है कि जो फसल बीमा योजना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी कई जो है जानकारियां नहीं है किसानों के पास, क्योंकि पहले 35% से 40% का मुआवजा मिलता था। अब पहले जो जम्मू के कुछ जिलों तक ये सीमित थी, अब ये जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिले 20 जिले इसमें जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। ये ऐसी कई जानकारियां हैं जो किसानों तक अभी नहीं पहुंची हैं। तो ये जो संपर्क अभियान चलाया जाएगा विशाल, इसका मकसद यही है किसानों तक पहुंचना है, बजाय कि किसान हुकूमत तक पहुंचे। ये एफर्ट ये है, कोशिश ये है कि जो अमला है वो जो है किसानों तक पहुंचे, उनको वहां पे गाइड किया जाए। यदि अगर कोई धान की खेती करना चाहता है, कोई चावल की खेती करना चाहता है, कोई जम्मू जो जिला है वहां पे चावल की खेती आरसपुरा में बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए किस तरह से बेहतर मार्केट मिल सकती है, किस तरह से उसके अच्छे दाम मिल सकते हैं, किस तरह से उसके तहत कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो तमाम ये जानकारियां काफी अहम रहने वाली हैं। और सबसे अहम बात है कि पहले वो मैनुअल कार्ड होते थे जिसके तहत किसान सेवा कार्ड होते थे, और अब वो स्मार्ट कार्ड में तब्दील हो गए हैं। लगभग वो एटीएम कार्ड जैसे बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और अहम खबर है, उसका रुख करेंगे, और ये खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। दरअसल धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन केंद्रीय सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर की बैठक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन जो वो होना है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर की बैठक है। इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। शाम 5 बजे तक चलेगी बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी, और बैठक में 70 प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि आज वहाँ बिल्कुल जो विदेशी प्रतिनिधि हैं वो पहुँच चुके हैं, वो सबके सब ज़्यादातर धर्मशाला में। और आज जो विषय है वो इन 5 सत्रों में इस पर चर्चा होनी है, जिनमें धर्मशाला में G20 का शिखर सम्मेलन है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर की बैठक और इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। शाम 5 बजे तक चलेगी ये बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी, यानी कि इन 5 सत्रों में कुल ये बैठक की मुकम्मल होगी, और बैठक में 70 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जहां धर्मशाला एक खास सिटी है, तो वहां पर इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। मतलब आज की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। मेहमान जो विदेशी मेहमान हैं, खासतौर से G20 के, वो एक रोज पहले ही पहुंच चुके हैं। तो आज जो विषय पर वहां पर सत्र होगा, जो उसके अलग अलग सेशंस होंगे, और उसको लेकर कुल 5 सत्रों में आज की बैठक पूरी होगी। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, आज का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है? हिमाचल प्रदेश की जो धरती है, वहां धर्मशाला में विदेशी मेहमान भी मौजूद हैं, तो G20 समिट की शुरुआत आज किस तरह होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज का दिन वाकई बहुत बड़ा दिन है, चाहे वो हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिहाज से कह लें या फिर भारत या पूरे जो जितने भी ये G20 का ये ग्रुप है इन देशों के लिहाज से, क्योंकि आज जिस विषय पर मंथन होने जा रहा है वो आज की तारीख का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी है। क्योंकि आज जो पर्यावरण जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, और उस पर कैसे जो है वो चिंतन मंथन किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए। जैसे एनर्जी की हम लोग बात करें, और एनर्जी के संरक्षण की अगर हम लोग बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर जो है ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, तमाम प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। 20 देशों के जो 7 प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं विशाल। और आज उनकी बैठकों का जो ये दौर है, जो सिलसिला है, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलने वाला है, और 5 इसमें सत्र होंगे, और हर सत्र में हर देश का अलग अलग देशों का प्रतिनिधि जो है वो प्रस्ताव करेगा, और उस पर फिर गहन मंथन और चर्चा होगी। जो थीम इस पूरे के पूरे सेशन की है वो रखी गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो है यानी विज्ञान विषय होगा, और प्रौद्योगिकी पर, टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे आगे बढ़े, खासतौर पर ग्रीन एनर्जी की बात यहाँ पर होगी, उस पर डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ जो है कि कैसे हम लोग जो है वो एनर्जी की दिशा में उसके अनुसंधान में, उनके नवाचार में जो है वो हम आगे बढ़े, उसका संग्रहण करें, उसका स्टोरेज करें, भंडारण करें, और उसका उपयोग करें। इन तमाम विषयों पर बड़ा गहन मंथन होगा। और तमाम जो लोग डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं विशाल, वो कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, और कुछ जो है वो विश्लेषक हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ मिलकर यानी प्रस्ताव
किसी देश की किसी प्रतिनिधि की ओर से किया जाएगा, तो उस पर जो है वो सभी जो डेलीगेट्स होंगे वो अपनी अपनी यहाँ राय पेश करेंगे, उसमें बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो इस तरह का ये गहन मंथन जो है वो आज जो वो रहने वाला है। और सुबह की जो शुरुआत है वो भारत सरकार यानी भारत चेयर हम कह सकते हैं, तो भारत सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उनके जो सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, वो करेंगे 5 मिनट तक उनका ओपनिंग जो है सेरेमनी होगी, उनकी ओर से वो ओपनिंग अपनी भाषण देंगे। और उसके बाद ट्रोइका जो बनाया गया है, ट्रोइका की ओर से वो टिप्पणी की जाएगी। ट्रोइका में जैसे कि इंडोनेशिया आता है, ब्राजील भी आ रहा है और साथ ही साथ भारत की चेयर है। तो ये तमाम लोग जो है इस तरह से यहाँ पर अपने प्रस्ताव रखेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा होगी और यहीं से जो है वो भविष्य की रूपरेखा जो वो तैयार होगी। विशाल जी, ये जानना चाहूंगा विचित्र के ये तो जो विषय या जो थीम है उसके इर्द गिर्द 5 सत्र में ये तमाम चीजें होंगी जो आपने बताया है, लेकिन जो डेलीगेट्स बाहर कई देशों से आए हैं और वो हिमाचल की धरती पर है, धर्मशाला में है, तो ऐसे में हिमाचल की जो कुछ कला संस्कृति या वहाँ का जो लोक नृत्य है, तो इसको लेकर उन्हें कुछ इस बारे में ज्यादा अवेयर करने का या उन्हें एक दर्शन कराने का कुछ शेड्यूल भी है क्या? बिल्कुल विशाल, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए 5 बजे तक ये सत्र चलने वाला है और 5 बजे के बाद कुछ इसी तरह के सत्र जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो शाम के 5:30 बजे जो है धर्मशाला में पहुंचने वाले हैं और खुद जो विशेष प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ वो शिरकत करेंगे। उनका स्वागत सत्कार वो खुद अपने हाथों से करेंगे, हिमाचल की टोपी और शॉल उनको पहनाएंगे। उसके बाद जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। उसके बाद जो है गाला डिनर उनकी ओर से विशेष तौर पर अपने ये जो मेहमान हैं उनको जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है आज तो ये बैठकों का ही सत्र है, आज बैठकें ही होंगी, लेकिन अगले कल जो है वो पूरा वही सत्र है, उसमें किसी तरह की बैठक नहीं होगी। उसमें सुबह से ही जो है एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, यानी सुबह 6 बजे से जो है वो योगा सेशन शुरू हो जाएगा और 7 बजे तक की योगा सेशन चलेगा। उसके तुरंत बाद जो है फिर ये जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको धर्मशाला के इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जो कि यहाँ के खूबसूरत एरियाज हैं, वहां पर ले जाया जाएगा। जैसे कि नरघोटा में उनको चाय के जो बागान है वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर जो है इनको बाकायदा एक्सपीरियंस करवाया जाएगा कि कैसे चाय चुनी जाती है, कैसे चाय की प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि मान टी एस्टेट जो फैक्ट्री है यहाँ पर, वहां पर प्रोसेसिंग होती है, तो बाकायदा उनको वहां पर ले जाकर जो है इनको वहां पर उसका भी अनुभव करवाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद जो है फिर उनको यहाँ के सराउंडिंग एरिया है वहां पर उनको घुमाया जाएगा। फिर दोपहर तक जो है वो फिर वापस अपने जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहीं पर आ जाएंगे, वहां पर फिर उनका लंच होगा और लंच के तुरंत बाद फिर से जो है इसी तरह की एक्टिविटीज रहने वाली है। तो यानी आज तो बैठकें होंगी, आज तो सत्र चलेंगे, लेकिन कल जो है वो पूरा का पूरा दिन जो है इसी तरह से रहने वाला है। विशाल, बहुत शुक्रिया विचित्र आपका तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल आज का एजेंडा में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। त्राल के नरिस्तान क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा पर्यटन मानचित्र पर रखा गया है। मुकामी लोगों में खुशी, युवा अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। एप्रिकॉट ब्लिज्म फेस्टिवल का आयोजन, कारगिल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित लद्दाख को पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। कश्मीर में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं कश्मीर के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग पहले ही कर चुका है और दे चुका है। मौसम विभाग ने पहले बताया था कि कश्मीर में आने वाले 2-3 दिनों में मौसम करवट लेगा और इस करवट लेते मौसम ने वहां का बिल्कुल वक्ती तौर पर वहां हालात को बिल्कुल बदल दिया है। कई इलाकों में सर्दियां बढ़ गई हैं और लोगों ने अपने गर्म कपड़े जो उन्होंने रख दिए थे वो फिर से निकाल लिए। तो इस तरह से वहां पर हालात बदले हुए हैं। मौसम का जो हाल है उस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शब्बीर। शब्बीर, इस बदले मौसम में और मौसम के बारे में जो कहा जा रहा है कि मौसम ने करवट ले ली है, तो इस मौसम की करवट लेने से जो रूटीन है, जो डेली लाइफ है, उसने कितनी करवट ले ली है और ये कब तक रहेगा? देखिए विशाल, मौसम ने अपने का करवट ले ली है। वैसे भी ये मार्च और अप्रैल बारिशों का मौसम होता है, लेकिन दर्जा हरारत में आप सोचिए कि 6 डिग्री सेल्सियस का आम तौर पे जो कमी आ गई है दर्जा हरारत में, उसके नतीजे में आप देख सकते हैं मैंने भी जैकेट पहनी है, जैकेटें फिर से बाहर आई हैं और बारिश कल थोड़ी सी रुकावट हो गई थी दोपहर के बाद, लेकिन आज सुबह 3:30 से बारिश मुसलसल जारी है। ये आपको अभी दिखा रहे हैं जो ये इस वक्त के हालात हैं। बारिश तेज हो रही है 3:30 बजे से, और जैसा कि आपने कहा, आपको दाएं जानिब दिखाना चाहेंगे कि किस तरह लोग जैकेटें पहने डल झील के किनारे जो पर्यटक होते हैं, जो सयाह होते हैं, इस वक्त गायब हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अभी अंदर बैठना पसंद कर रहे हैं। हालांकि अभी 8:15 का वक्त हो चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग घरों में हैं। वही लोग जिनको जाना है, बच्चे क्योंकि आज सुबह सवेरे 8 ही बजे निकलते हैं, उनको जाने में दिक्कत काफ़ी पेश आ रही है और सर्दी फिर से बढ़ गई है और 22 तारीख तक फिलहाल इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। बालाई इलाके जो हैं, कल से ही आपने देखा हल्की बर्फबारी कई इलाकों में हुई, तो उसके नतीजे में जो जिसे हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, वो एक सर्द लहर चलती है। उसके नतीजे में काफी एक बार फिर से वो स्वेटर निकलने लगे, जैकेटें निकलने लगी, रेनकोट तो जाहिर सी बात है इस मौसम में होता ही है क्योंकि मार्च और अप्रैल में यहाँ बारिशें होती हैं, लेकिन दर्जा हरारत में एकदम से कमी वाक़ा हुई और जो एक तरह से वो सर्दी की लहर जो आ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे जब ऊपर बालाई इलाकों में बर्फ गिरती है, उसके नतीजे में वो सर्दी की एक लहर जो आ जाती है इसके एटमॉस्फेयर में, उसके नतीजे में काफ़ी सर्दी है और तकरीबन सुबह और शाम के औकात में जैकेट पहनना या गर्म मलबूसात पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज तो दिन में भी यही हाल है। जी शब्बीर, ये कहा जाता है कि जो कश्मीर में चूंकि सयाह बहुत आते हैं, पर्यटक बहुत आते हैं, तो और उनके लिए ये मौसम अच्छा होता है, तो पर्यटक क्या वाकई बारिश को वहां एंजॉय करते हैं या फिर बारिश नहीं बल्कि बर्फबारी उन्हें ज्यादा मुतासिर करती है? तो इस बदले मौसम में ठीक है, अभी सुबह के औकात में ठंड ज्यादा होगी, वो बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन क्या पर्यटक आम दिनों के मुकाबले ऐसे मौसम को ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए विशाल, ऐसा मौसम हो तो खूबसूरत तो है ही। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह डल झील के का जो नज़ारा है, बारिश का मज़ा इस मौसम में होता है और लोग इसका मज़ा लेते हैं। जो सयाह है, आम तौर पे जो सयाह बर्फ़ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो आके जो गर्म इलाकों से आते हैं जहाँ बर्फ़ कभी हुई नहीं, उन्हें देखी नहीं, वो बर्फ़ देखना पसंद करते हैं। और अब की बार तो उन्हें आपने देखा कि इस महीने में कई बार गुलमर्ग में और ऐसे जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ हुई, और जहाँ बर्फ़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, सोनमर्ग में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई, वहाँ पे लोग अब फिर से जाने लगे हैं। गुलमर्ग में हमने देखा पिछले हफ्ते लोग फिर से जाने लगे हैं उन इलाकों में बर्फ़ को देखने, जो अभी यहाँ पे मौसम बहार है तो ज़्यादातर लोग बागों का नज़ारा देखने आते थे, लेकिन चूँकि बर्फबारी फिर से हुई कई इलाकों में तो लोग वहाँ जाने लगे, उसका एक अलग मज़ा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई सयाह ऐसे हैं जो इस मौसम का भी मज़ा लेते हैं। अब माहौल खूबसूरत हो तो फिर मज़ा लेते हैं लोग, लेकिन जाहिर सी बात है जब इतनी तेज़ बारिश हो तो उसके नतीजे में इसका एक दूसरा पहलू भी है, लोगों को परेशानियाँ भी होती है और लोग ज़्यादा बाहर घूम फिर नहीं सकते। इन औकात में बागों में नहीं जा सकते, क्योंकि बाग जब बारिश होती है तो बागों में घूमना वो ज़रा मसला हो जाता है। लेकिन मौसम, हर मौसम की अपनी रंगीनी है, अपनी खूबसूरती है, और इस मौसम की भी अपनी खूबसूरती है
और जिसका मजा लोग लेते हैं, सयाह भी और आम लोग भी। जी शब्बीर, ये मौसम कितने दिनों तक ऐसा बना रहने वाला है? जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसने जो अनुमान लगाया था उसके मुताबिक क्या ये 2-3 दिन 4 दिन ऐसा मौसम रहेगा या ये ज्यादा लंबा खींच सकता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि ऐसे मौसम में क्या जो स्कूलों का निज़ाम है, तदरीसी निज़ाम है, उसके शेड्यूल में कोई तब्दीली आई है? नहीं आई है विशाल। पहले इसी सवाल का जवाब दूं। ये देखें आप, ये बच्चे स्कूलों के लिए जा रहे हैं और किस मन से जाएं, हम भी स्कूल गए हैं। ऐसे मौसम में घर में बैठ के चाय की चुस्कियां लेना और गर्म मलबूसात में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे हैं, इनका स्कूल जरूरी है, इनको जाना पड़ता है। तो बच्चों के लिए कोई शेड्यूल में तब्दीली नहीं, क्योंकि 22 तारीख तक के लिए यहाँ पे इस तरह का मौसम रहेगा। बारिशें होंगी, बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होने का इम्कान है, हो रही है बाकायदा। कुछ इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ हल्की बर्फबारी हुई है और आगे भी यही इम्कान है। 22 तारीख के बाद यहाँ पे मौसम बेहतर होने की जो पेशगोई है वो की गई है। 22 से लेकर 25 तक ड्राई मौसम की उम्मीद है। ईद का मौका है, लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि ईद के मौके पे बारिश ना हो, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो बाकी लोग हैं वो पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पेशगोई यही है कि 22 तारीख तक यहाँ पे मौसम इसी तरह का रहने वाला है। बारिशें होंगी, बीच बीच में रुकेंगी, लेकिन रुक रुक के फिर से बारिशें होंगी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, क्योंकि कल सही होगी, कोशिश होगी कल ईद का चांद देखने की। तो इम्कान तो यही लग रहा है अभी, बाकी कुछ भी तब्दीली हो सकती है मौसम में, हमारे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह मौसम के बारे में इतनी तफसील न सिर्फ बताने के लिए बल्कि दिखाने के लिए कि वहाँ की ज़िंदगी किस तरह चल रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों की कमी है, लेकिन मौसम जो है वो है। बहुत शुक्रिया शब्बीर। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। जबलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और हमें बनना ही है। उन्होंने कहा कि आज हम ही नहीं, सारी दुनिया कह रही है भारत होने वाली महाशक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति दुर्बलों की रक्षा करेगी। हम किसी को जीतेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। महाशक्ति यह शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है, और बनना है इसलिए भौतिक वैभव की उपासना के लिए पुरुषार्थ, अर्थ काम के साथ साथ मोक्ष की ओर अडिग दृष्टि रखते हुए संतों का अनुसरण, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए हम सब लोग धर्म के मार्ग पर चले, इसकी आवश्यकता रहेगी। उसका स्मरण श्यामदेवाचार्य जी महाराज की जैसी विभूतियां हमको करा देती है, उसी के लिए जन्म ग्रहण करती है, वही करते हुए अपना आवश्यक कार्य पूर्ण करके और पार्थिव रूप से चली जाती है, सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहकर पूर्ण होते तक अपना कार्य करती रहती है। ये संबल हमारे साथ है, उसको पक्का पकड़कर हम चले। जितनी निरपेक्ष सेवा करते हैं सब लोगों के सामने आती नहीं है, गुप्त सेवा करते हैं। सेवा करते तो अपना नाम नहीं करते, उसका रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये अपने लिए नहीं करना है, ये तो हमारा सहज स्वभाव, सब अपने हैं, अपनों के लिए करना है। अपनों के लिए करते तो गिनाना क्या है। और इसलिए जब स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा के अनावरण में आप आइए और वहां कुछ बोलिए, तो आइए, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य था। इसी ऐसे संत की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिले। ये तो संतों का जो उदार अंतःकरण, दया भरा अंतःकरण होता है, वो उसी का प्रताप है। मैं तो उसको प्रसाद मानता हूँ और मैं बहुत विनम्र होकर इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त क्या करना, मन में तो रखूंगा ही कि बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन एक दृश्य मैं आंखों से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि अपनी यह भारत माता अपने दिव्य रूप में विश्व गुरुपद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने दोनों करों से सारे विश्व को सुख शांति अभयदान दे रही है।
रमजान के पवित्र महीने में शब कद्र का पवित्र धार्मिक त्योहार राजौरी जिलों में मनाया गया, जिसमें हजारों लोग धार्मिक सभाओं में शामिल हुए। शब कद्र पर विशेष कार्यक्रम पूरे जिले की विभिन्न मस्जिदों में आयोजित किए गए। उन्होंने धार्मिक मूल्यों और इस्लाम में शब कद्र की रात के महत्व पर उपदेश भी दिए। दरअसल शब कद्र जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे, जिसे आखिरी 10 दिन कहते हैं, उसकी ताक रातों में तलाशने को कहा गया है। इसलिए शब कद्र के नाम पर 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब जो है काफ़ी अहमियत रखते हैं और इसलिए इन रातों में ख़ास तौर से इबादत का एहतमाम होता है और लोग अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।